हमारे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन श्री विवेक भारद्वाज जी, चौधरी मोहम्मद यासीन, मिशन डायरेक्टर NHM, कॉमन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन जी, जम्मू के DC अंशुल गर्ग जी, हमारे दोनों डायरेक्टर हेल्थ जम्मू, डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ चिकित्सकगण और सभी जिला अस्पतालों से तथा श्रीनगर से वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, देवी और सज्जनों, मित्रों, ये एक सुखद संयोग है कि कल रात को जम्मू में 14 वर्षों से जिस चीज की जरूरत थी, गैलेटनी पावर स्टेशन के काम को, जैसे आपने कहा स्टेट ऑफ द आर्ट, तो स्टेट ऑफ द आर्ट काम वहां हुआ और आज हम इस स्थिति में हैं कि अब आने वाली जम्मू क्षेत्र के निवासियों को जो बिजली की दिक्कत होती थी, लगभग उससे राहत देने का काम प्रशासन ने कर दिया और ये काम भी समय सीमा के 1 महीना पहले पूरा हो गया। तो एक नई शुरुआत है और आज जैसा विवेक जी बता रहे थे कि 1 महीने में ही जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में इस तरह की सुविधा प्रदान करना, मैं समझता हूँ स्वयं में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं विवेक भारद्वाज जी को, इनकी पूरी टीम को, जो लोग भी इस काम में जुटे हुए थे, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से और यहाँ के नागरिकों की ओर से उनको हृदय से साधुवाद देता हूँ। आजादी के बाद यदि देखें आप तो हेल्थ केयर सिस्टम पर बहुत ध्यान हमारे देश में नहीं दिया गया दशकों तक, और जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही थी, स्वाभाविक रूप से किसी भी संवेदनशील आदमी के लिए वो चिंता का विषय था। उस हिसाब से सुविधाएं हम नहीं बढ़ा पा रहे थे और जब कोरोना का प्रकोप आया तो मैं समझता हूँ कि उस बात को शिद्दत से हम सबने महसूस किया। विकास एवं चिकित्सा सुविधा का जो प्रपोजल है कहीं न कहीं असंतुलित है। विकास की वजह से लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में अनेक बदलाव आए, लेकिन इलाज के लिए दर दर लोगों को भटकना पड़ता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेडिकल के क्षेत्र में जड़ता की अवस्था थी, लेकिन जिस तरह से इस स्पेसिफिक क्षेत्रों में, खास क्षेत्रों में ध्यान दिया जाना चाहिए था, किन्हीं कारणों से नहीं दिया जा सका। आज जिस जेरियाट्रिक और पैलिएटिव केयर की सुविधा सभी जिलों में बुजुर्ग एवं गंभीर रूप से बीमार उम्रदराज व्यक्तियों के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को समर्पित की गई है, ये भी एक ऐसा क्षेत्र था जिसे हम वॉइड कह सकते हैं, जिसमें शून्यता थी, ऐसा हम मान सकते हैं। और इसको कहने में मुझे लगता है कोई अतिशयोक्ति भी नहीं। ऐसा नहीं कि इस परियोजना नहीं बनी होगी। अभी विवेक जी ने बताया कि केरल में 2009 में शुरू हुआ और लंबा समय लगा। मजाक में लोग कहते हैं कि साहब हमारा देश तो योजनाओं के लिए ही जाना जाता है, उसका जमीन पर कितना क्रियान्वयन होगा उसका योजनाओं से क्या संबंध। ये बात सही है कि लोग मजाक में ही ये बात करते हैं और मजाक करते भी हैं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से विचार करें तो इसमें कहीं न कहीं थोड़ी सच्चाई भी हमको दिखती है। कल जब मुझे विवरण भेजा भारद्वाज साहब ने आमंत्रण के साथ, मैं सोच रहा था कि जेरियाट्रिक और पैलिएटिव केयर से संबंधित योजनाओं पर कुछ अपने से शोध किया जाए
और अपने काम में मैंने पाया कि 2012 में नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर योजना शुरू की गई और एक 48 पन्ने का डॉक्यूमेंट उस समय तैयार किया गया, इसे लागू कैसे किया जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2012 से लेकर 2016 तक उस 48 पन्ने से ज्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी। फिर मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देश आभारी है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, और मुझे लगता है कि देश कृतज्ञ है जिन्होंने 2017 में जेरियाट्रिक और पैलिएटिव केयर की बुनियादी व्यवस्था को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचाने के लिए पहल की, निर्देश दिया, और इसके बाद जो इस क्षेत्र में प्रगति हुई है, देश के अनेक राज्यों में ये सुविधा हो गई। मैं मानता हूं कि भारत सरकार की और भारत के प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता का परिणाम। आप सब जानते हैं कि हमारे संविधान के अंतर्गत हेल्थ जो है वो राज्यों का विषय है, स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी एक बड़ी आबादी की स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ सेक्टर में अपनी तरफ से अनेक नई पहल इस देश में, देश के विभिन्न राज्यों में और यूटी में भारत सरकार ने हमें काफी सहायता दी ताकि देश का सामान्य नागरिक और विशेष रूप से जो गरीब हैं, वंचित मध्यम वर्ग के लोग, उनको बेहतरीन चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सके। 2017 में जेरियाट्रिक और पैलिएटिव केयर में सभी सुविधाओं के प्रधानमंत्री जी ने एक सर्वे कराया और सभी राज्यों तथा यूटी प्रशासन को संदेश भेजा गया कि अगर आप सभी डिस्ट्रिक्ट में व्यवस्था कायम करना चाहते हैं तो आप प्रपोजल भेजिए, केंद्र सरकार उसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, क्योंकि ये तथ्य जानना बड़ा जरूरी है, ठीक है साहब हम इस व्यवस्था को 4 जिले में लागू करेंगे। ये तथ्य जानना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी छोटी बातों का कितना बड़ा असर होता है ये मुझे लगता है कि उस समय निर्णय हुआ 2017 में कि ये 4 जिलों में हम स्थापित करें और इसके लिए योजना भी बनाई गई। अब ऐसे 4 जिले कैसे चिन्हित किए जाएं, एक प्रश्न उठा। पहले आम नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर कितनी चिंता थी। मैं समझता हूँ एक उदाहरण ये बहुत सारी चीजों को स्पष्ट कर देता है। मैं भारद्वाज साहब को, उनको पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूंगा जिन्होंने 4 जिलों के बजाय आज पूरे 20 जिलों में 10 बेड के स्पेशल वार्ड को आज यूनियन टेरिटरी के बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार उम्र दराज लोगों को पूरी करुणा और पूरी संवेदनशीलता के साथ बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है जो आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, मैंने जैसा कहा कि मैं कल देख रहा था तो लंदन का एक मेडिकल जर्नल भी मैंने देखा और उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था कि जेरियाट्रिक और पैलिएटिव केयर को अलग अलग न देखकर जेरियाट्रिक पैलिएटिव के तौर पर देखना चाहिए, जिसमें कैंसर से पीड़ित उम्र दराज आबादी के साथ अनेक बीमारियों की चपेट में आए बुजुर्ग लोगों को इंटीग्रेटेड तरीके से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। और चूंकि ये लोग अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, इसलिए डॉक्टर से लेकर नर्स सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पूरी संवेदनशीलता के साथ, करुणा के साथ, मानवता के साथ उनकी देखभाल की जाए। मुझे भारद्वाज साहब ने बताया था कि हर जिले से 2 मेडिकल ऑफिसर तथा 2 नर्सेस को विशेष रूप से इसके लिए ट्रेन किया गया और अभी ऑनलाइन कोर्सेज भी इसके लिए शुरू होने वाले हैं। एम्स का सहयोग इसमें हमें मिल रहा है। समझता हूँ कि ये सेवा हमारे संस्कार में है। मैं समझता हूँ इस बात को ये प्रदर्शित करती है। आप में से बहुत से लोग बनारस गए होंगे, मैं वहीं पढ़ा, मेहता जी भी वहीं पढ़े हैं, आप में से भी अनेक लोग वहाँ गए होंगे। वहाँ 80 पर एक मुमुक्षु भवन बना, पता नहीं कितने लोग जानते हैं। हमारे यहाँ लोग कहते थे कि अगर इंसान काशी में शरीर छोड़ता है तो उसे स्वर्ग मिलता है।
इस वजह से देश भर के अनेक बुजुर्ग देश के विभिन्न हिस्सों से, क्या दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, पश्चिम भारत हो, पूर्व भारत हो, वो आते थे और मुमुक्षु भवन में रहते थे। और एक ऐसा वातावरण वहां था कि लोगों को बहुत ही अच्छा लगता था। और ब्रिटिश जर्नल में मैंने उस संदर्भ में एक बात पढ़ी, उस जर्नल में लिखा है कि जेरियाट्रिक पॉलिएटिव केयर का मतलब सिर्फ दवाइयां नहीं, बल्कि ये फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल तीनों चीजों की मिली जुली व्यवस्था है। यानी मुमुक्षु भवन का जो वातावरण बनाया गया, सैकड़ों वर्ष पूर्व ये कोशिश की गई, और जो आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था की रिकमेंडेशन है, वो दोनों इस बात से सहमत हैं, यह हर एक अस्पताल का सबसे संवेदनशील वार्ड होना चाहिए। इसलिए मैं सभी डॉक्टर से तथा सभी नर्सेस से अनुरोध करूंगा कि सेवा के संस्कार की भावना के साथ हमें इन लोगों का विशेष ख्याल रखना होगा और अपने कर्तव्यों को पूरी तन्मयता से पूरा करना होगा। अभी पिछले महीने जिस बात का जिक्र मेहता जी कर रहे थे, आवाम की आवाज का एक कार्यक्रम में चलाता हूँ, सीनियर सिटीजन के ऊपर उसमें थीम हमने रखा था। उस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों के लोगों ने सुझाव दिए थे, और मैंने यहाँ के आवाम को संबोधित करते हुए कहा था कि बुजुर्गों की सेवा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें सभी सरकारी विभाग अपना योगदान दें, ऐसी व्यवस्था हम सब करेंगे। और उसी का परिणाम है, मेहता जी ने बताया कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ये बुजुर्ग लोगों की देखभाल के लिए हर जिले में व्यवस्था कर रहा है। सभी सरकारी डिपार्टमेंट इस काम में लगे हैं। अब ये नहीं है कि भारद्वाज जी ने वार्ड बना दिया, अन्य डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी खत्म हो गई। मुझे लगता है कि जिलों में समाज कल्याण से जुड़े जितने विभाग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर कोई जरूरतमंद उनके संपर्क में आता है तो वो भी उन्हें बता सकें कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध है। और मुझे लगता है कि ये लोगों तक जानकारी पहुंचे, ये भी एक बड़ा काम है, क्योंकि सुविधा हमने क्रिएट कर दी, लोगों को पता हो, खासतौर से ग्रामीण अंचल में रहने वाले अनपढ़ सामान्य व्यक्ति को ये काम भी हमें मिलजुल करके करना होगा। इस ऐतिहासिक पहल की सफलता तभी मानी जाएगी जब सिर्फ लोग अस्पताल तक न पहुंचे, बल्कि प्रशासन स्वयं चलकर जरूरतमंदों के पास पहुंचे। ये मुझे लगता है कि हम सब के लिए बड़ा काम है। मैं पूरी जिम्मेदारी से एक ऐसे हेल्थ केयर इकोसिस्टम का सपना नहीं बल्कि हकीकत में देखना चाहता हूं, जिसमें एक व्यक्ति के इलाज के लिए किसी को भी भटकना न पड़े। 2014 में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कोशिश शुरू की, और उनकी कोशिशों के कारण जम्मू कश्मीर में एक ऐसी व्यवस्था और ऐसा हेल्थ केयर का नेटवर्क बना है जिस पर हम सब गर्व कर सकते हैं। उसमें हमें काफी हद तक कामयाबी मिली है। अभी पहले बताया गया, जम्मू कश्मीर ने सेहत स्कीम आयुष्मान भारत से हम सेहत के अलावा कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और जिन लोगों ने इस काम को अंजाम तक पहुंचाया, मुझे लगता है कि उनको अगर साधुवाद न दिया जाए, उनकी तारीफ न की जाए, तो शायद ये ठीक नहीं हो। 881 करोड़ रुपए खर्च करके हमने सभी जिलों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा मजबूत करने के लिए इस वर्ष 140 परियोजनाएं पूरी की गई। 7,177 करोड़ की लागत से नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। इस साल जो बजट देश की संसद ने लगभग 1,13,000 करोड़ रुपए का पारित किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का हम सब आभार मानते हैं, उसमें भी 7,873 करोड़ रुपए हेल्थ केयर के लिए दिए गए। ये इससे अभूतपूर्व सुविधाएं भी पैदा होंगी। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में भी हम नई मंजिलें प्राप्त करेंगे, और लोगों की देखभाल में भी मैं समझता हूं हम नया कीर्तिमान बना सकेंगे। एक बार पुनः इस नई स्वास्थ्य सुविधा के लिए जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी,
भारद्वाज जी को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, सभी डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देता हूँ। इस व्यवस्था से जुड़े सभी लोग करुणा, संवेदनशीलता और प्रेम के साथ और समर्पण की भावना से काम करें, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। मैं फिर से एक बार आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।